न दिन में न रात में, न घर की चार दीवार में, न देश में न कानून में, न माँ के उस आंचल में। नहीं मिली, नहीं मिली, मुझे सुरक्षा नहीं मिली। क्या बेटी होना पाप है? माँ बाप के लिए अभिशाप है। अपने सपनों से मैं लड़ती हूँ। आज हर आदमी से मैं डरती हूँ। हेलो, सलाम, नमस्ते। ज़िंदगी में आपका स्वागत है। ज़िंदगी के आज के सफ़र में हमारा मुद्दा जुड़ा है हमारे देश की आधी आबादी से। उस आबादी से जो हमें एहसास कराती है हमारे पूरे होने का, जो हमें एहसास कराती है प्यार, मोहब्बत और एक मजबूत साथी का। आज वो हमसे पूछ रही है, आप सबसे पूछ रही है, इस समाज से पूछ रही है, इस देश से पूछ रही है और खुद मुझसे पूछ रही है, क्या महिला होना अपराध है? क्या औरत होना एक अपराध है? जिसके ऊपर अत्याचार होता है, जिसके ऊपर बलात्कार होता है, बलात्कार करने वाला शर्मिंदा नहीं है, ये घिनौनी हरकत करने वाला शर्मिंदा नहीं है, लेकिन जिसके साथ ये अत्याचार होता है वो महिला कहीं ना कहीं दर दर इस समाज में भटकने का काम करती है और ये समाज उसे वो इज्जत देने का काम नहीं करता जो एक महिला को इज्जत मिलनी चाहिए। जन्म से ही हर शख्स कुछ अधिकार लेकर आता है। जीने का अधिकार, सांस लेने का अधिकार, विकास का अधिकार। ये अधिकार उसके हिस्से होते हैं। मगर क्या ये अधिकार वास्तव में मिल पा रहे हैं सबको? क्या महिलाओं के साथ लैंगिक अधिकार पर भेदभाव नहीं किया जा रहा है? क्या कोख से कब्र तक जननी सुरक्षित है? क्या वो अपने हिस्से की आजादी में सांस ले पा रही है? भारत का इतिहास जितना पुराना है उतना ही पुराना है महिलाओं के उत्पीड़न का इतिहास। आज आंकड़े बताते हैं कि दुनिया भर में औरतों के खिलाफ उत्पीड़न बढ़ता जा रहा है, लेकिन ये कोई नई बात नहीं है। वास्तव में औरतें सदियों से लगातार उत्पीड़न और अत्याचार का शिकार होती रही हैं। दुनिया का कोई सा भी महाद्वीप या राष्ट्र हो, हर जगह महिलाओं को पुरुष मानसिकता द्वारा उत्पीड़न झेलना पड़ता है। अगर हम अपने देश की बात करें तो लगभग हर राज्य में महिला उत्पीड़न की घटनाएं बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। कोई भी क्षेत्र, राज्य, वर्ग, समुदाय या धर्म हो, हर जगह महिलाओं को भीषण उत्पीड़न का शिकार होना पड़ता है। राह चलते जुमले और घूरती आंखें हमेशा पीछा करती हैं। यहाँ पूरे देश की एकजुटता दिखाई देती है। उम्र, वर्ग, रंग, जाति, किसी प्रकार का कोई भेद नहीं दिखाई देता। दुर्भाग्य की बात तो ये है कि महिलाओं के विरुद्ध उत्पीड़न माँ की कोख से ही शुरू हो जाता है। महिलाओं के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए संविधान में कानून तो बनाए गए, समय समय पर उनमें संशोधन भी किए गए, लेकिन समाज का नजरिया ना पहले बदला और ना बाद में। लड़कियां मानो माटी की गुड़िया हो। हर मोड़ पर टूटने और बिखरने का डर है। हर मोड़ पर परेशानियां, पैदा होने पर परेशानी पहले ही पता लगा लेते हैं और गर्भ में ही मार दिया जाता है। वहाँ बात नहीं बनी तो 5 से 6 साल की उम्र में ही सही पढ़ने से वंचित। कुछ बड़ी हुई तो बाल विवाह का डर, वो भी नहीं हुई तो गिद्ध की तरह हर वक्त घूरती नजरों का खौफ। अगर पढ़ने लिखने गई तो अफसरों का डर, अफसर मिल गए तो उसे बनाए रखने के लिए कीमत चुकाने का डर, शादी के लिए दहेज का डर, दिया तो भी पति और ससुराल की प्रताड़ना का डर, नहीं दिया तो जलाकर मारने का डर, इससे बचकर निकले तो पति की संपत्ति में हिस्सेदारी का डर, पति न रहा तो बेटे से गुजारे भत्ते का डर। निर्भया कांड के बाद तेजी से घटनाएं बढ़ती। महिलाओं के साथ रेप, छेड़छाड़ और असुरक्षा के मामलों में सुनवाई होने लगी, लेकिन जिस तरह से सुनवाई की जानी चाहिए थी उससे ज्यादा उन मसलों में सियासत होने लगी।
कुकर मुत्तों की छतों की तरह उग आए कई सारे संगठनों की रोजी रोटी चलने लगी। गली मोहल्लों में नेताओं की भाषा महिलाओं से शुरू होती, खत्म भी उन पर ही होती। अगर बदला नहीं तो वो है महिलाओं के प्रति देखने का नजरिया। एक जख्म नहीं, यहाँ तो सारा वजूद ही जख्मी है। दर्द भी हैरा है कि उठूं तो कहां से उठूं। इस गंभीर मुद्दे पर, इस गंभीर मसले पर हमारे साथ यहाँ चर्चा करने के लिए बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं। बिना कोई वक्त ज़ाया किए, बिना कोई वक्त बर्बाद करे, मैं आपकी मुलाकात करवाना चाहूँगा हमारे साथ यहाँ मौजूद बहुत ही खास मेहमानों से। हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं सी पाल सिंह जी, जो कि पंजाब पुलिस के पूर्व आईजी हैं। हमारे साथ मौजूद हैं रजा मुराद जी, जो कि जानी मानी बॉलीवुड हस्ती हैं और सामाजिक सरोकार के लिए अपने राय बहुत ही बेबाक तरीके से रखने का काम करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं समीना सफीक जी, जो कि एक्स मेंबर हैं राष्ट्रीय महिला आयोग की। हमारे साथ मौजूद हैं निर्भया के माता पिता जी, जो एक केस हुआ था जिसने पूरे देश में एक आंदोलन का रूप लिया और जिसकी वजह से हमारे देश का कानून तक बदलना पड़ गया। हमारे साथ मौजूद हैं अनुजा कपूर जी, जो महिलाओं के उत्थान के लिए, उनके हक के लिए एनजीओ चलाती हैं। और एक हमारे साथ महिला मौजूद है जो अपनी आप बीती सुनाएंगी। सबसे पहले हम जाना चाहेंगे सीपाल सिंह जी के पास। सिंह जी, आप हरियाणा पंजाब पुलिस में आईजी रह चुके हैं। पंजाब हरियाणा में निर्भया केस के बाद आपको क्या लगता है कि किस तरीके का बदलाव आया है? मैं समझता हूं तो बदलाव जो आया है बेसिकली ये आया है कि केसेस को रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई है। पहले जो था, जब पहला कोई जाती थी तो रजिस्ट्रेशन करना भी एतराज़ करते थे या उसको भटकाते रहना, या कहना कि हम पहले इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं फिर हम एफआईआर रजिस्टर करेंगे। वो इन्वेस्टिगेशन जो है महीना 2 महीने है, बात ठंडी होगी फिर रजिस्ट्रेशन करेंगे। अब जब अमेंड हो गया ना, और 166 आईपीसी के अंदर ये भी कह दिया गया है कि अगर पुलिस केस को रजिस्टर नहीं करती तो उस पुलिस ऑफिसर को 6 महीने से लेकर 2 साल की सजा हो सकती है। तो एक तो ये जुम्बश सी आई है कि केसेस की रजिस्ट्रेशन शुरू होती है। हमारे साथ रजा मुराद साहब मौजूद हैं, बहुत ही मशहूर फिल्म एक्टर हैं। बहुत सारे फिल्मों में इन्होंने अलग अलग तरह के किरदार निभाए हैं। रजा साहब, हम ये जानना चाहते हैं, फिल्मों में बहुत ही अलग अलग तरह के किरदार होते हैं, अच्छे किरदार होते हैं, बुरे किरदार होते हैं, लेकिन समाज में जहाँ बात आती है, क्योंकि आप सामाजिक सरोकार के लिए अपनी राय बहुत ही बेबाकी से रखने के लिए जाने जाते हैं, तो जब ये बात समाज पे आती है तो आपको क्या लगता है कि ऐसे घिनौने इंसान जो हमारे समाज में मौजूद हैं, अगर इस तरीके की कोई हरकतें कर रहे हैं तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? मेरे हिसाब से तो सजाए मौत होनी चाहिए, क्योंकि जिस लड़की के साथ बलात्कार होता है, एक तो ये है कि आप किसी को जान से मार दीजिए, बात खत्म हो जाती है। लेकिन जिस लड़की के साथ बलात्कार होता है वो तो जीते जी मर जाती है, और जीते जी मरना जो है, पल पल मरना जो है, वो एक पल के मरने से ज्यादा मुश्किल है। तो जितनी भी सख्त सजाएं हो सकती हैं कानून में, मैं तो कैपिटल पनिशमेंट का हामी हूं। बड़ी अच्छी खबर आई है कि कलकत्ते में कल एक जजमेंट आया है कि 6 लड़के इन्वॉल्व थे एक लड़की के रेप में, और 3 को फांसी हुई है और 3 को उम्र कैद की सजा हुई है। उम्र कैद जो है वो 14 साल की नहीं, सारी जिंदगी आपको जेल की काल कोठरी में गुजारना है। तो ये जो सख्त कवानीन आए हैं, मैं बिल्कुल इनसे मुतफिक हूं। और पहले क्या होता था, पहले जिस लड़की का बलात्कार होता था उसकी तस्वीरें आती थी, उसका नाम आता था अखबारों में। आज ऐसा नहीं है, आज ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर किसी लड़की के साथ ये घिनौनी घटना होती है, उसका नाम जो है वो गुप्त रखा जाता है, प्रेस से भी रखा जाता है, हर किस्म के मीडिया से रखा जाता है। तो एक जो हमदर्दी हो गई है रेप विक्टिम के प्रति, वो बहुत सही है। बिल्कुल, मैं राजा साहब आपसे यही बात जानना चाहता हूँ। एक हमारे समाज में एक ये मिथ है, ये समाज में हमारे लोग मानते हैं, अगर महिला के साथ किसी के साथ कुछ बलात्कार होता है, उस महिला को एक तरीके से गिरी हुई नज़रों से देखा जाता है, उसे वो इज्जत वो नहीं मिल पाती जो एक महिला को हमें देनी चाहिए। और दूसरी तरफ जो पुरुष
जो आदमी उसके साथ ये अत्याचार करता है उसे अपनी घिनौनी हरकत पर कोई पछतावा नहीं होता, वो फिर भी समाज में सर उठाकर काम करने का काम करता है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो मानसिकता है कि हर लड़की को जो है आप अपने बाप की प्रॉपर्टी समझते हैं, अपनी प्रॉपर्टी समझते हैं, क्योंकि ऊपर वाले ने अगर आपको जिस्मानी तौर से मजबूत बनाया है तो कुछ लोग ये समझते हैं कि हमारा पैदाइशी हक है कि हम अपनी ताकत के बल पर एक कमजोर, एक अबला लड़की को हम दबा सकते हैं, जिस्मानी तौर पे हम उस पर हावी हो सकते हैं। और इसी तरीके से जो है गैंग रेप्स होते हैं और करते वक्त उन्हें ऐसा लगता है कि हम तो छूट जाएंगे, क्योंकि ये तो डर से जाएगी नहीं, ये बदनाम होने के डर से जाएगी नहीं। लेकिन रफ्ता रफ्ता जो है हालात बदल रहे हैं मुल्क के। निर्भया के केस के बाद उनके यहाँ पे वालिदैन बैठे हैं, जिस यातना, जिस तकलीफ का इन्होंने सामना किया है यही जानते हैं या इनका दिल ही जानता है। लेकिन इस घटना से एक बात बहुत अच्छी हुई है कि पूरे मुल्क में जो है एक जागृति जागी है, एक चेतना जागी है। बिल्कुल, जागृति जागी है और इतनी जागी है कि हमारे अपने देश के कानून को हमने बदला है। ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। अवेयरनेस बढ़ रही है, जागृति बढ़ रही है और हमारे समाज की जो एक मानसिकता थी उसे हम बदलने का काम कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं समीना सफीक जी, हम उनके पास जाना चाहेंगे। एक्स मेंबर हैं महिला आयोग की। समीना जी, हम ये आपसे जानना चाहते हैं, हम ये समझना चाहते हैं, महिला आयोग जैसी एक्टिव हमारे देश में इतना एक्टिव है, उसके बावजूद जो हमारे देश की महिलाएं हैं, अगर उनके साथ कुछ इस तरीके की घिनौनी हरकतें होती हैं तब भी उन्हें दर बदर भटकना पड़ता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? दो कारण है उसके। सबसे बड़ा कारण ये है कि महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हो रहे हैं उसके लिए अगर किसी की अकाउंटेबिलिटी समाज फिक्स करता है तो या तो पुलिस की करता है या जुडिशरी की करता है या आयोग की करता है या उन सामाजिक संगठनों की करता है जो महिलाओं के अवेयरनेस के लिए या उनके सशक्तिकरण के लिए काम कर रहे हैं। मगर सवाल ये उठता है कि जितनी भी बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं ये सिस्टम के लोग कम कर रहे हैं, समाज के लोग ज़्यादा कर रहे हैं। इक्का दुक्का केसेस ये भी आते हैं कि किसी पुलिस वाले ने बलात्कार किया या किसी सामाजिक संगठन के व्यक्ति ने बलात्कार किया, मगर सब कुछ जो ताना बाना है वो समाज से निकल कर आ रहा है। तो सवाल ये उठता है कि ये समाज जिम्मेदारी कब लेगा? हम कब तक कानून, पुलिस, जुडिशरी की गुहाई देते रहेंगे? हम कहते रहेंगे कि उन्होंने कुछ नहीं किया, मुख्यमंत्री ने कुछ नहीं किया, सरकार ने कुछ नहीं किया, पुलिस ने कुछ नहीं किया, कमीशन ने कुछ नहीं किया। तो एक बात तो ये, और मीडिया में भी पूरा डिस्कोर्स यही चलता है। मैं आपको एक घटना बताती हूँ जो आपने अवेयरनेस की बात करी, खासतौर से महिला आयोग के तात्पर्य से। एक केस हुआ था जहां पर एक लड़की जो कि एयर होस्टेस थी, उसने खुदकुशी करी थी 2 साल पहले और हरियाणा के कबीना मंत्री उसमें इन्वॉल्व थे, वो जेल भी उनको जाना पड़ा था। उस लड़की के सुसाइड के बाद जब हम उसके पास पहुंचे, उसके पेरेंट्स के पास, तो पेरेंट्स का ये कहना था कि हमें नहीं मालूम कि राष्ट्रीय महिला आयोग जैसी कोई चीज़ है देश में, अगर पता होता तो हम कम से कम आपके पास शिकायत करने ज़रूर आते। दिल्ली जैसे शहर में जहाँ पर इतनी अवेयरनेस, इतनी जागरूकता है, क्या हम अपने युवाओं को, अपनी आने वाली जो जनरेशन है या समाज को इस बात के लिए तैयार कर रहे हैं कि उनको ये पता हो कि मैकेनिज्म्स हैं इस देश में? इस देश में जहां एक चिप्स लॉन्च होता है, एक ब्रांड लॉन्च होती है, तो कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक सबको 3 दिन के अंदर पता चल जाता है कि फलां ब्रांड का, फलां फ्लेवर का चिप्स लॉन्च हुआ है। सरकारें क्या इतनी ज़्यादा नाकाम हैं कि वो 60 साल बाद भी ये नहीं बता पाई हैं कि देश में कानून कौन से हैं और संस्थाएं कौन सी हैं जो महिलाओं की मदद कर सकें? बहुत ये फेलियर 2 तरह से है। आपने बहुत अच्छी बात कही कि यहाँ सरकार को कानून के बारे में बताने की ज़रूरत है। ठीक है, सिटीज़ में, हम शहरों में बात करते हैं कि महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, वो नेट सर्फिंग कर सकती हैं, वहाँ से पता कर सकती हैं। लेकिन अगर बात हम करें महिलाओं की, गाँव की महिलाओं की, तो उन्हें आप कैसे अवेयर करेंगे? वो कहाँ से नेट सर्फिंग करेंगे जो एजुकेटेड नहीं है? मैं भी इस पे कुछ कहना चाहूँ जी। देखिए, क्या होता है, ये जो छोटे शहर या कस्बे होते हैं, माँ बाप, खानदान वाले इतने वल्नरेबल होते हैं कि अगर हमारी बेटी का बलात्कार हुआ है, ये अगर समाज में ये बात फैलेगी, इसकी शादी नहीं होगी, हमारी थू होगी, हमारा हुक्का पानी बंद होगा, तो कई बार ऐसा होता है कि लड़की अगर चाहती भी है तो उसके घर वाले, उसके माँ बाप उसे रोक लेते हैं। हमें ये अवेयरनेस पैदा करनी है कि जिस लड़की का बलात्कार हुआ है कसूर उसका नहीं है, जिसने बलात्कार किया है उसका कसूर है और उसे इस गुनाह की सजा यकीनन मिलनी चाहिए। ये हमें हिम्मत पैदा करनी है
पेरेंट्स के दिल में भी ये हिम्मत पैदा करती हैं। मैं यही कहूँ, जब तक अपनी बात वो उठाने का काम नहीं करेंगे तब तक वो उस अत्याचारी को सजा नहीं दिला सकते। ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन मैं सवाल दूसरा यहाँ कर रहा था कि आप गांव की महिलाओं को कैसे अवेयर करेंगे क्योंकि वो नेट सर्फिंग नहीं। देखिए ऐसा है, नेट सर्फिंग तो बहुत बात की बात है। आज हम में भी 2, 3, 4 साल से देख रहे हैं कि नेट सर्फिंग शुरू हो गई है, बच्चे युवा कर रहे हैं। सवाल मैं बार बार यही उठा रही हूँ कि सरकार इतनी नाकाम क्यों है। हर प्रदेश में राज्य महिला आयोग है, मगर अगर आप राज्य महिला आयोग की स्वयं की स्थिति का पता लगाएं तो बजट नहीं है उनके पास। उनको जो प्रदेश का जो कैपिटल होता है वहां तक उनको सीमित कर दिया जाता है, उनको एज अ पॉलिटिकल बेट यूज किया जाता है। वो अगेंस्ट द सिस्टम नहीं बोल सकती क्योंकि वो महिलाएं हैं, एक पोजीशन दे दी गई उनसे ये उम्मीद की जाती है कि जो सरकार है उसके खिलाफ नहीं बोलेंगी, अगर महिला अपराध के खिलाफ बोलेंगी तो वो सरकार के खिलाफ माना जाता है। तो ये जो पूरी मानसिकता है ये सिस्टम में है। आप आयोग की बात कर रहे हैं, पुलिस स्टेशन पे जाने में एक आम आदमी को डर लगता है, क्रिमिनल्स को नहीं लगता। ये व्यवस्था है इस देश की, और ये व्यवस्था इसलिए है क्योंकि हम जिस सिस्टम को बनाया है समाज को बचाने के लिए, समाज को संरक्षण देने के लिए, उस सिस्टम को हम पीपल्स फ्रेंडली ना करके क्रिमिनल फ्रेंडली बना दिया है। तो ये जितना भी अवेयरनेस का काम है ये सिर्फ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे अगर ये जिम्मेदारी डाल दी जाए, 3-4 गिने चुने इंस्टीट्यूशंस हैं, फ्री लीगल एड का सिस्टम है, स्टेट गवर्नमेंट्स में स्टेट विमेन कमीशंस हैं, ह्यूमन राइट कमीशंस हैं, स्टेट के थाने हैं, SHOs हैं, इन सारों को लिंक अप करके अगर हम एक सिस्टम तैयार करें कि ये डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन जरूरी है, वो अकाउंटेबिलिटी या वो जिम्मेदारी किसकी है? वो तो सिस्टम की है, समाज की नहीं है। तो ये जो जिम्मेदारियां हैं ये मुझे लगता है विमेन एंड चाइल्ड मिनिस्ट्री से लेकर जो कन्वर्जेंस है होम मिनिस्ट्री का आपस में है ही नहीं। अगर ये कन्वर्जेंस हो और 1 पॉइंट प्रोग्राम हो कि हम अपने समाज को पहले बता दें कि ये इंस्टीट्यूशंस हैं आपके लिए जो आपको संरक्षण देंगे अगर बाई चांस आपको कोई प्रॉब्लम होती है। अनफॉर्चुनेट स्थिति क्या है कि क्रिमिनल्स को पता है कि कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं, कौन कौन से कानून हैं, उनसे कैसे बाईपास करके हम अपने क्राइम कर सकते हैं और बच सकते हैं। अनफॉर्चुनेट बिल्कुल एक सिस्टम बनाने की ज़रूरत है। हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं अनुजा कपूर जी, जो कि एक वकील हैं और निर्भया एक शक्ति के नाम से NGO चलाती हैं। अनुजा जी, हम ये आपसे जानना चाहते हैं कि किस तरीके से आपकी NGO या आप इन पीड़िताओं की मदद करते हैं या कर सकते हैं। मैं सिर्फ एक NGO ही नहीं है, एडवोकेट नहीं हूँ, मैं क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट भी हूँ और एक सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर जो कहूँगी कि बहुत पहले एक बात आया था कि 1 स्टॉप सेंटर एक बनेगा। WSV की मेंबर हूँ, वर्ल्ड सोसाइटी ऑफ विक्टिमोलॉजी, जो हमारी इंडिया में है ही नहीं। विक्टिमोलॉजी की बहुत ज़रूरत है यहाँ पर। विक्टिमोलॉजी का मतलब है विक्टिम असिस्टेंस। यहाँ पर विक्टिम असिस्टेंस क्योंकि काम नहीं करता है तो विक्टिम के राइट्स के बारे में किसी को पता नहीं है। ऑफेंडर सेंट्रिक है, जज सेंट्रिक लॉज हैं, पर क्या विक्टिम सेंट्रिक लॉज हैं वो नहीं आ पा रहे हैं। अब क्या है कि विक्टिम और स्टेट जो है वो लड़ाई उसके लिए लड़ते हैं, पर स्टेट क्या विक्टिम को ये बता पाता है कि उसका एडवोकेट कौन है? हो सकता है विक्टिम खर्च कर सकता है पैसा, वो अपने लिए एक अच्छा वकील रख सकता है, पर स्टेट अंदर जब आता है विक्टिम के लिए तो कहीं ना कहीं विक्टिम के पास अकाउंटेबिलिटी नहीं पता चल पाती। उसे ये नहीं पता चल पाता कि उसके साथ आगे केस को कैसे डील किया जा रहा है। अपने ही लेवल पर वो बात करते हैं। यहाँ पर सिर्फ वही चीज़ नहीं है, हमारी सोसाइटी के अंदर जहाँ पर ब्लेम गेम है, अब डेफिनेटली अवेयरनेस आई है, पर अभी भी इट इज़ अ लॉन्ग वे टू गो। रातों रात ये चीज़ नहीं हो पा रही है। रूरल के एरियाज में, अर्बन एरियाज में, अर्बन में भी वही लोग आगे आ रहे हैं। मिडिल क्लास फैमिलीज के अंदर भी कई लोग हैं जो आगे नहीं बात करते। जहाँ पर पैसा, वहाँ पे पैसे के दबाव पे बात होती है। तो जहाँ पर NGOs, मेरा NGO है वो कहीं ना कहीं जहाँ पर हम लोग बात करते हैं, मेरे NGOs में एसिड अटैक सर्वाइवर्स के लिए काफ़ी काउंसलिंग है, वहाँ पर हम लोगों ने बात करी है। रेप विक्टिम्स से रिलेटेड जहाँ पर उनसे ये बात प्रॉपरली समझी जाती है और ये देखा जाता कहीं ऐसा तो नहीं है कि मिसयूज ऑफ लॉ हो रहा हो, क्योंकि ये कुछ तरीके होते हैं समझने के, बात को संभालने के। क्योंकि सिर्फ आप डायरेक्टली किसी के ऊपर अटैक करके नहीं बोल सकते हैं कि आपने जो कर रहे हैं ये मिसयूज ऑफ लॉ है या आप सच में एक विक्टिम हैं। क्योंकि जब विक्टिम उस पोजीशन पे होता है तो उसको काउंसलिंग की भी जरूरत है।
हम जो कह रहे थे कि गवर्नमेंट ने बोला था कि वन स्टॉप सेंटर, क्राइसिस सेंटर होना चाहिए, तो वहां पे काउंसलिंग एक औरत की सबसे पहले, चाहे औरत डोमेस्टिक वायलेंस का केस है, सेक्सुअल असॉल्ट का केस है, असॉल्ट का केस है, रेप विक्टिम है, इसके लिए एक औरत के या किसी भी विक्टिम के लिए एक काउंसलिंग होनी बहुत जरूरी है। पुलिस के महकमे में वहां पर काउंसलिंग होनी बहुत जरूरी है। हमारे दर्शक यहाँ पर देख रहे हैं, वो ये जानना चाहते हैं, आप अच्छे से अगर ब्रीफ कर सकते हैं कि अगर किसी महिला के साथ इस तरीके की कोई हरकत होती है, कोई अत्याचार, इस तरीके का कोई घिनौनी काम होता है, तो उसे क्या करना चाहिए? उसे सबसे पहले अपने आप में ये समझना बहुत जरूरी है कि ये जो कुछ भी हुआ वो उसकी गलती नहीं थी। पहले अपने आप को गिल्टी नहीं मानना। दूसरा, उठकर अपने आप को संभालने की जरूरत है। अपने आप में एक तरीके से ब्लेम डालना सही नहीं। उनके घर के सदस्यों को यह बात समझनी बहुत जरूरी है कि एक तरफ से सेकेंडरी विक्टिमाइजेशन होना जो होती है हमारे यहाँ पर, वो नहीं होनी चाहिए। तो घर के पेरेंट्स, घर के बड़े इस बात को समझें कि अब हमारे साथ ये एक जो प्रॉब्लम आई है, इसको हमें साथ में मिलकर सुलझाना है और एफआईआर लॉन्च करनी है। हम लोग इस तरीके के कई प्रोग्राम्स हैं, देखिए एक आपका प्रोग्राम भी अब जा रहा है, तो जो लोग इसको देखेंगे वो समझ पाएंगे कि एफआईआर कितनी जरूरी है, लॉज कितने जरूरी हैं, उनको समझना कितना जरूरी है। तो जब इस तरीके के प्रोग्राम्स निर्भया के बाद बहुत आए हैं, तो काफी बच्चे और बच्चियां ये समझ चुकी हैं कि हमारे लॉज क्या हैं, हमें किस तरीके से उनके, तभी तो मिसयूज हो रहा है, लॉज आया है तभी तो उनको समझ में आने लग गया है। आपकी बात से हमारे बहुत सारे दर्शक जो देख रहे हैं, खासतौर पुरुष, वो काफी हद तक बहुत से लोग सहमत होंगे कि कहीं ना कहीं जब से ये लॉ बना है तो उसका मिसयूज भी हो रहा है। तो उससे भी हमें सतर्क रहने की जरूरत है कि आखिर उससे हम किस तरीके से बच सके। पुलिस को भी यहाँ पर समझने की जरूरत है कि क्या सही है, क्या गलत है, कोई इस लॉ का मिसयूज तो नहीं कर रहा है। समीना जी कुछ कहना चाह रही थी आप? मैं दो बात, इस देश में पूरा जो डिस्कशन हो रहा है वो ये हो रहा है कि जब क्राइम घट जाता है तो उसके बाद मैकेनिज्म्स क्या हैं और क्या वो ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सवाल ये उठता है कि हम प्रिवेंशन ऑफ क्राइम की तरफ कब बात करेंगे। हम क्यों बार बार ये अज्यूम कर रहे हैं कि महिलाओं के साथ बलात्कार होंगे, उसके बाद साहब एफआईआर भी होनी चाहिए, उसके बाद इन्वेस्टिगेशंस भी होनी चाहिए। ये डर जो कानून बनाए जाते हैं वो इसलिए नहीं बनाए जाते कि क्राइम हो जाएगा फिर क्रिमिनल्स को हम फांसी पर चढ़ा देंगे। कानून का जो बेसिक काम है वो डर पैदा करना है क्रिमिनल्स के मन में कि आप क्राइम नहीं कर सकते, बिकॉज आप बचेंगे नहीं। अनफॉर्चुनेट है आज के सिस्टम में हम वो डर, वो भय क्रिमिनल्स के मन में पैदा नहीं कर पाए। एक बात सिंह साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं बहुत कुछ कम हद तक इनके साथ सहमत हूँ। ये कह देना कि डर पैदा होने से क्राइम बंद हो जाएगा, ये एक हिस्सा है क्राइम। इसमें कई हिस्से हैं। आपकी सोसाइटी क्या बता रही है, उसकी साइकोलॉजी क्या है, क्रिमिनल साइकोलॉजी पे क्या होना चाहिए, यंगर जनरेशन में ये क्राइम आ क्यों रहा है, इसमें मेरे मीडिया का रोल है। मैं ये समझता हूँ कि इसके अलावा डर पैदा करना जरूर है। डर पैदा करने के क्या है, डर पैदा करने आपने लॉ बना दिए, लॉ के मुताबिक उसको स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट होनी चाहिए। यहाँ डर पैदा करने का पहले जमाने में गाँव में मुंह काला करके घुमाना जारी था ना, डिटरेंट है। लेकिन डिटरेंट के साथ साथ उनके अंदर ये आइटम, देखिए ये डिटरेंट 2 साल पहले लॉ अमेंड हो गया 2013 में, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ 2013 और 2015 में क्राइम अगेंस्ट वुमेन हैज इंक्रीज्ड। उसके बाद वजह ये भी कि रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई, रजिस्ट्रेशन आगे नहीं होती थी, अब रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई, लोग डर के रजिस्ट्रेशन करने पुलिस वाले। सेकेंडली ये है कि जहां तक मैं समझता हूँ कि जो यंगर यूथ है हमारा, जिसको यंगर ग्रुप है, उनमें अभी वो किस्म का ख्याल नहीं आया कि ये जो क्राइम है वो देखते हैं पनिशमेंट होगी, देखेंगे क्राइम होगा कोई पकड़ा जाएगा। उसका रीजन ये है कि जुडिशरी जो जस्टिस, मैं थर्ड पॉइंट देने वाला। फर्स्ट पॉइंट तो ये था कि उनके अंदर अपनी जागरूकता नहीं है, हमने उनको सेंसिटाइज नहीं किया सोसाइटी में कभी। सेकंड है कि आपने उसके खिलाफ केस जो दर्ज करने में गलतियां करते हैं। क्यों? आपने एफआईआर दर्ज की, कभी नहीं की, और की तो उसका प्रॉपरली इन्वेस्टिगेशन नहीं होता। क्योंकि आप देखिए कि जितनी कन्विक्शन रेट है वो बहुत डाउन हुआ है। मैंने आपको बताया कि कन्विक्शन रेट जो है 2011 और 2013 से 13 के बाद जो है हाफ हो गया कन्विक्शन रेट, 2 गुना। एक तो आपकी इन्वेस्टिगेशन आप नहीं करेंगे क्योंकि वो अपना डेडिकेटेड, एक तो आपने जांच के अंदर, चार्ज सबमिशन के अंदर इतने लूप होल छाड़े जाते हैं कि कन्विक्शन रेट नहीं होता। सबसे पहले पुलिस की, कि जब वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं
They'll try to go, आपने कोई डिप्रेटिव जॉब दे दी उधर जाएंगे, ये तो एक फजूल बात है, इसको कन्विक्ट कराना है, ये होता ही रहता है, क्योंकि सारा का सारा एटीट्यूड ही डिफरेंट था हमारी सोसाइटी का। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर नहीं हुई, इसलिए चार्जशीट तो दो जल्दी जल्दी, चार्जशीट 3 महीने नहीं तो 6 महीने में दे दो। चार्जशीट गई उसमें 10 लकूना है, उसका कन्विक्शन रेट कम हो गया। सेकेंडली जो अपील दर अपील उस तरह उनको और डर नहीं रहता, एक अपील फिर दूसरी अपील फिर तीसरी। बिल्कुल कानून अपना काम बहुत स्लो करता है, इस तरीके से आप अपने अनुजा जी कुछ आप यहाँ कहना मैं साथ ही में इसके अंदर एक ऐड ये करना चाहूंगी, लकूनास बहुत है, हमारे लॉज बहुत बन गए हैं और पैरेलल लॉज बहुत बन गए। अगर आज जब मैं पुलिस के साथ एज थाना कमेटी मेंबर होने के नाते मैं उनकी बहुत अंदर की चीजें भी जानती हूँ, जो वो ये कहते हैं कि हम लोग डर बैठाने के लिए हम लोग कई बारी डंडे भी मारते हैं, कहते जब हम डंडे मारते तो ह्यूमन राइट्स वाले आ जाते हैं, तो कहते हैं कि हम लोग किसी के डर को कैसे लेकर आए, क्योंकि इसके साथ साथ पैरेलल राइट्स बहुत है लोगों में। अपने साथ मेरे साथ जो हुआ वो अपने साथ राइट्स दूसरे भी बहुत खड़े कर रखे हैं। कुछ लॉज ऐसे हैं जो चालू हैं, कुछ लॉज ऐसे हैं जो चालू नहीं भी हैं, वो स्टिल उसके अंदर है। पुलिस रिफॉर्म अभी तक प्रॉपरली नहीं हुआ। जुडिशरी के अंदर जहां पर हम कहते हैं अभी निर्भया जी के पेरेंट्स यहाँ बैठे हैं, पूछिए क्या उनके ऊपर बीत रही है। निर्भया इतना बड़ा केस है, उसी को ही हमने अभी तक वहां पे ही नहीं करा हुआ। आप रिफॉर्म की तो बात बिल्कुल बात यहाँ कानून की है, पुलिस का अपना कहना है, एनजीओज का अपना कहना है, लेकिन सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि कानून के बारे में कहा जाता है कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, लेकिन यहाँ ये भी बात निकलकर सामने आ रही है कि कानून के हाथ हो सकता है बहुत लंबे होते हों, लेकिन अपराधियों तक पहुँचने में वो इतना ज़्यादा समय ले लेते हैं कि जो विक्टिम होता है, जिसके ऊपर अत्याचार हुआ होता है, जिसके ऊपर इस तरीके की घिनौनी हरकत हुई होती है, उसका कहीं ना कहीं इस सिस्टम से विश्वास उठ जाता है जब तक उसे इंसाफ मिलने की बात आती है। ज़िंदगी के इस सफ़र में समय हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार जब हम वापस आएंगे, हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं निर्भया के माता पिताजी। उनसे हम जानेंगे कि आखिर उनके दिल पर आज कैसी बीतती है जब उन्हें याद आती है अपनी बेटी की। हमारे साथ यहाँ कुछ विद्यार्थी भी मौजूद हैं, उनसे भी हम ये जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर आज के दौर में वो अपने आप को कितना सेफ महसूस करती हैं, क्या उनकी राय है। कहीं मत जाइएगा, बस हाजिर होते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। बच्चियों को किस तरीके से फायदा होगा, एक कंस्ट्रक्टिव उनको सशक्त करने की बहुत जरूरत है। नो पेरिस लायक नहीं है कि आप कभी खड़ी हो सकेंगी। मैंने कहा नहीं, मैं कोशिश करूंगी। मेरा ये खुशनसीबी है कि आप लोगों के साथ बैठा हूँ। अगर इस तरीके की कोई हरकतें कर रहे हैं तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? मेरे हिसाब से तो सजाए मौत होनी चाहिए। उनकी बढ़ती उम्र हमें अचानक बोझ क्यों लगने लगती है? इतना वो बोलते हैं ना, वो मैं सुन नहीं सकती। विदेशों में भी इस तरीके की कास्टिंग काउच की बातें कुछ सुनने में आती है। सेक्स जैसी चीजें बहुत नॉर्मल है। एक वेश्या का जीवन किस दर्द से गुजरता है? अपने बच्चों से ये काम नहीं करवाएंगे। देखिए जिंदगी हर रविवार सुबह 11 बजे सिर्फ साधना प्राइम न्यूज पर, क्योंकि सच जरूरी है। प्राइम न्यूज आप सभी के जज्बातों और हौसलों को सलाम करता है। बेडुपा को बारुमासा हो नारण कफल पाको चेता मेरी छेला। बुढ़ापा कचोटने लगता है क्योंकि उनके अपने अब पराये हो गए हैं। इस शहर में किसे माने हम जरा से जिंदगी। कोई खो के मिल गया तो कोई मिल के खो गया, जिंदगी हमको बस ऐसे ही आजमाती रही। हो रोटी खादी है कि नहीं कली माँ पूछ दी, किन्ने डॉलर कमांदे बाकी सारे पूछ दे। देखिए जिंदगी हर रविवार सुबह 11 बजे सिर्फ साधना प्राइम न्यूज पर, क्योंकि सच जरूरी है।
ब्रेक के बाद आपका ज़िंदगी के इस सफ़र में बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं निर्भया जी की माता जी। उनसे जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर एक माँ के दिल पे क्या गुजरती है जब उन्हें याद आता है कि उनकी बेटी, जिसकी आंखों में सुनहरे सपने दिखने ही शुरू हुए थे, उसने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत ही करी थी और उसके साथ ही हादसा हो गया। उस माँ के दिल से हमें जानने की कोशिश करेंगे कि आज भी जब उन्हें अपनी बेटी की याद आती है तो उनके दिल पर क्या गुजरती है। देखिए, जब कभी बेटी भूली ही नहीं, वो घटना भूला ही नहीं, तो याद करने का तो कोई बात ही नहीं आती है। दिल पर गुजरने की बात है तो जब भी मैं टीवी पे चाहे चैनल पे सुनती हूँ कि नहीं आज इस बेटी ने सुसाइड कर लिया, उस बेटी के साथ ऐसे गैंगरेप हो गया, तो मैं उसी घटना से हमारी बेटी की याद आती है जैसे उसके साथ हुआ। सब लोग सिस्टम की बात करते हैं, कानून की बात करते हैं, लेकिन कोई ये बात क्यों नहीं करता है कि हम लोगों को अब क्या करना चाहिए कि हमारी बच्चियां अब से बलि चढ़ना बंद हो जाए, अब से उनके साथ शोषण होना बंद हो जाए, अपराध होना बंद हो जाए। जहाँ तक डर की बात है, कानून हमारा जो भी कानून में सजा है, प्रावधान है, उस पे भी अगर सही मायने में काम होने लग जाए तभी भी हम कुछ हद तक अपराध में कमी ला सकते हैं। लेकिन अगर एक घटना हो गई, थाने में FIR दर्ज हो गया, कोर्ट तक गया, उनको फैसला लेते लेते, सजा देते देते इतना समय निकल जाता है, विक्टिम या तो मर जाता है या तो थक हार के घर में बैठ जाता है। और उसका मतलब ये निकल के आता है कि जो मुजरिम है उनके मन से सजा का खौफ खत्म हो जाता है। बिल्कुल सही। या तो छूट जाते हैं या तो उसमें उनकी उम्र गुजर जाती है। बाहर जो है वैसे लोग, उनके मन में है कि अरे वैसी घटना हुई, उनको सजा नहीं मिली तो हमारा क्या होगा। तो हम यही कहना चाहेंगे अपने संस्था से, अपनी सिस्टम से, कि हमें सबको हर काम से ऊपर उठ के इस अपराध जो हो रहे हैं बच्चियों के साथ, उसके बारे में सोचना चाहिए कि अब हमें क्या करना चाहिए कि हमारी महिलाएं, हमारी बच्चियां सुरक्षित हों, उनको सही मायने में जो जिनके साथ कुछ हुआ है, जिनकी बच्चियां नहीं हैं, उन सबको इंसाफ मिले और बच्चियों के साथ अपराध ना हो। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात कही कि उस घटना से सीखने की ज़रूरत है और इस माँ के दिल से ये जो आवाज़ निकल रही है ये कोई बनावटी नहीं है। इसका दर्द शायद आप और हम यहाँ बैठे हुए और जितने भी यहाँ पर गेस्ट हैं शायद वो समझ ना पाएँ। लेकिन निर्भया जी के पिताजी हमारे साथ मौजूद हैं। वो पिता जिसे निर्भया को की डोली को कांधा देना था, उस पिता को उसकी अर्थी को कांधा देना पड़ा। उसके दिल से हम पूछते हैं कि उसके दिल पर क्या गुजरती है, वो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में। देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि हिंदुस्तान में पूरे वर्ल्ड के अंदर ऐसा कोई अभागा बाप नहीं होना चाहिए जो हमारे जैसा हो। जिस बेटी को शादी करके घर भेजना होता है, हाथ पीले करके उसके ससुराल भेजना होता है, उस बेटी को अपने हाथों से हमने जलाया। तो हम तो सबसे पहले यही चाहते हैं कि कहीं भी कोई अभागा बाप ऐसा पैदा ही ना हो कि उसको एक दिन देखना पड़े। लेकिन आज 3 साल सुप्रीम कोर्ट में हमारी केस को हुए हो गया, सुप्रीम कोर्ट में 2 साल के आसपास होने वाला है। इतनी बड़ी केस में आज तक एक हेयरिंग नहीं हुई। हमको पता ही नहीं है कि वकील कौन है, हो क्या रहा है। तो ऐसे केसों में जब नहीं होगी तो औरों की तो हम बात ही करना भूल जाएं। हमारा सिस्टम क्या है हम नहीं जानते। अंग्रेज़ों ने एक अपने बचने के लिए जो सिस्टम बना दिया, लोअर कोर्ट में जाओ, हाई कोर्ट में जाओ, सुप्रीम कोर्ट में जाओ। हम कहते एक ही कोर्ट से क्यों नहीं निपटाया जा रहा है। जब आपको पता लग गया कि यही मुजरिम है, यही सब कुछ है, तो उसको सज़ा क्यों नहीं दी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में हमें जाने की क्या ज़रूरत है। एक छोटा आदमी, एक गरीब आदमी हाई कोर्ट नहीं जा सकता, सुप्रीम कोर्ट कहाँ तक जाएगा। तो हमारा कहने का मतलब है जो हमारा सिस्टम है, जो हमारी न्याय व्यवस्था है, ये सिर्फ दरिंदों को बचाने के लिए है, किसी आम आदमी को इंसाफ दिलाने के लिए नहीं है। ये आपने बहुत बड़ी बात यहाँ कही है कि अगर इस केस में अभी तक इस तरीके की हालत है,
कोई सुनवाई नहीं हुई है, आपको पता नहीं कौन वकील आपका केस लड़ रहा है, क्या हो रहा है आपके केस में। तो मुझे लगता है ये हमारे कानून के ऊपर इससे बड़ी कोई बुराई नहीं हो सकती, इससे बुरा कोई लांछन नहीं हो सकता। हम आपसे जानना चाहते हैं, जब आपको इस केस के बारे में पता चला, जब सबसे पहले आपको इस केस के बारे में जानकारी मिली, तब आपका क्या रिएक्शन था? आपको पुलिस और प्रशासन से कुछ मदद मिली या नहीं मिली? आपको दर दर की ठोकरें खानी पड़ी? क्या आपके साथ हुआ? कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा? इस बारे में क्या कहेंगे? जिस समय घटना हुई तो हॉस्पिटल से मेरे पास फ़ोन आया कि आपकी बेटी का एक्सीडेंट हो गया है। हमारे मन में तब भी कोई खौफ नहीं था कि क्या हुआ है। मैंने कहा चोट लग गई होगी। हम गए वहाँ पर, जो कुछ सिचुएशन था सब सामने आया, लेकिन हमें शिकायत किसी से नहीं करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमें शिकायत करने का किसी ने मौका दिया ही नहीं। दिल्ली पुलिस ने कोई हमारे साथ ऐसा नहीं किया जिससे हमें उनको शिकायत कर सकें। उन्होंने हर काम तत्परता से, अपने आप सब लोग देख रहे होंगे, सबको पता है, बहुत अच्छा से निभाया। हाई कोर्ट तक हमारी केस बहुत अच्छे से चली गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जा कर के पेंडिंग पड़ गई। अब ये नहीं पता कि वो केस कब खुलेगी या खुलेगी भी नहीं। तो हमें तो कभी लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हार्ट अटैक हो जाए, हम लोग मर जाएं और केस जैसी की तैसी पड़ी रह जाए। तो ये हमारे सिस्टम की कमी है। और मैं सच बता रहा हूँ कि आज बहुत विक्टिम्स ऐसे हैं जो मर रहे हैं, रो रहे हैं, जी रहे हैं, लेकिन उनको सुनने वाला कोई नहीं है। एक चैनल ही है जो बुला करके उन लोगों के दर्द और दुख को दुनिया के सामने लाता है कि नहीं आप कितने दुखी हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा, आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप जैसे ही चैनल के माध्यम से उन विक्टिमों का, उन जो जिनके ऊपर गुजर रही है, वो सामने आते हैं, पता लगता है कि नहीं हमारे देश में ऐसा भी व्यवस्था है। तो अपनी व्यवस्था पर ही मैं उंगली उठा रहा हूँ, क्योंकि ये 3 तंत्र हमारे पास है। 2 तंत्र एक ही तंत्र पे थोप देते हैं, जिसमें एक कहेंगे पुलिस तंत्र है, दूसरा है नेता तंत्र हो गया, तीसरा है न्याय तंत्र हो गया। जब भी कोई बात आती है तो नेता का पुलिस का काम है। पुलिस के पास जाओ, पुलिस कहती है हमारे पास कुछ है ही नहीं। क्योंकि जहाँ कहीं कई बार हम लोगों के साथ पुलिस वालों से भी बात होती रहती है, वो कहते हैं कि अपने जान पे खेल कर हम क्रिमिनल को पकड़ते हैं, अब पीछे से फ़ोन आ जाता छोड़ देते हैं, क्या करें? तो आप ये बताइए कि वो तंत्र क्या करेगा? वो तंत्र तो किसी और के हाथ में है। अगर हम न्याय की तरफ चले जाते हैं, कहते हैं कि पुलिस ने ये नहीं दिया, पुलिस ने वो नहीं दिया, वो कहाँ से दे? तो हमारा मेन मकसद यही है कि 2 तंत्र अगर सुधर जाए तो हमारा पूरा देश सुधरा हुआ है, समाज जगा हुआ है। बिल्कुल, बहुत सही बात आपने कही है। और हम इससे, हमारे जो दर्शक देख रहे हैं या जो हमारे कोई संविधान के कानून के लोग देख रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं इस बात से पूरी तरह से सहमत होंगे कि ये हमारी कानून की जो प्रक्रिया है, जो हमारी एक व्यवस्था है, जिसके ऊपर आपने एक प्रश्न चिन्ह यहाँ उठाया है, वो बहुत हद तक सही है। क्योंकि जो एक सिस्टम बना हुआ है कि आप पहले लोअर कोर्ट जाएं, हाई कोर्ट जाएं, सुप्रीम कोर्ट जाएं, आपका इतना टाइम वहाँ पर वेस्ट हो जाता है कि आप साथ सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचते पहुँचते जब आपकी केस वहाँ चलता है, आप पूरी इंसाफ की उम्मीद छोड़ चुके होते हैं। अनुजा जी, क्योंकि आप एक एडवोकेट भी हैं, आपको नहीं लगता, खासतौर पर ये जो इतना बड़ा केस हुआ, मुझे नहीं लगता इस देश में कोई भी ऐसा बच्चा भी आज की तारीख में मौजूद होगा जिसे निर्भया केस के बारे में पता नहीं होगा। इतने हाई प्रोफाइल केस होने के बावजूद अगर इस केस में इतनी लापरवाही हो रही है, तो जो आम केस होते हैं जिसका शायद मीडिया में जिक्र नहीं होता, जिसका शायद किसी दूसरे इंसान को पता नहीं होता, जो शायद पुलिस स्टेशन से ही वापस भेज दिया जाता है, तो उनके माँ बाप पे क्या गुजरती होगी, उन तरह के महिलाओं पे क्या गुजरती होगी। इसके लिए कानून में क्या आपको लगता है कि फेरबदल करना चाहिए या कोई अलग से कोड बनानी चाहिए? क्या आपको लगता है, क्या इसका सॉल्यूशन है? फास्ट ट्रैक कोर्ट की भी अपॉइंटमेंट करी गई थी, पर फास्ट ट्रैक कोर्ट में भी केसेस इतने हैं, इतने पेंडिंग केसेस रहते हैं कि उसके अंदर भी कहीं ना कहीं प्रॉपरली उसको देखा नहीं जाता। और केसेस के अंदर, क्योंकि जहाँ बताते हैं कि कुछ केसेस ऐसे आ जाते हैं जो टाइम ख़राब कर जाते हैं, तो वो भी केसेस ऐसे आ जाते हैं। तो प्रॉब्लम कुछ ऐसे है कि जहाँ पर मिसयूज़ के साथ और रियल फैक्ट केसेस हैं, वहाँ पर इसकी मुठभेड़ में भी कई केसेस रह जाते हैं। और क्राइम जहाँ पर इतना बढ़ता चला जा रहा है, वहाँ पर मैंने जैसे पहले बताया था कि लॉज इतने हैं और इतने पैरेलल लॉज हैं
कुछ लॉज ऐसे हैं जो बंद हो जाने चाहिए थे, उनकी जगह पे नए आ जाने चाहिए थे, उसके बावजूद उनमें अमेंडमेंट नहीं हो पा रही है। और जहां पर अमेंडमेंट नहीं हो पा रही है वहां पर ये प्रॉब्लम सामने आके खड़ी हो रही है। लोअर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अभी तो हमारे पास यही है और हम इसी के साथ जो एक प्रोटोकॉल है उसी के हिसाब से ही चलना होता है, क्योंकि लोअर कोर्ट ट्रायल कोर्ट होती है। यहीं पर पता चलता है कि बेसिकली क्या पोजीशन है, क्या हुआ है। और यहाँ पर ट्रायल कोर्ट के बाद सारे अपेलेट कोर्ट्स हैं, आप इसके बाद यहाँ पर आप बात कर सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट और इन यहाँ पर जाकर बेसिकली जो फंडामेंटल राइट्स ये यहाँ पर बात करी जाती है, और हाई कोर्ट में लीगल राइट्स और फंडामेंटल राइट्स दोनों के बारे में बात करी जाती है। तो आप ये देखिए कि तीनों को अलग अलग तरीके से बांटा भी हुआ है, पर बांटने के बाद भी क्योंकि क्राइम रेट इतना ज्यादा है और हमारा जो कन्विक्शन जो सर बता रहे थे उस वक्त वो इतना कम है, वो कम होने की वजह से यहाँ पर इस तरीके की लाइन लग जाती है केसेस की जिनका नंबर नहीं आ पाता। निर्भया भी एक नंबर में खड़ा है, इसको जबकि सुपरसीड करना चाहिए था प्रॉपरली, वो कहीं ना कहीं पर वो अभी भी उसी पोजीशन पे ही कहीं ना कहीं कन्विक्शन रेट के दायरे में खड़ा है। बिल्कुल मैं एक बात यहाँ कहना चाहती हूँ, इस देश में कोई प्रायोरिटी है कि नहीं है, प्राथमिकता है कि नहीं है। निर्भया जो केस था जिसने देश ही नहीं पूरे मतलब विदेशों तक एक आवाज, एक शोर मचा था, प्रधानमंत्री तक हिल गए थे जिस केस को लेकर, उस केस को लेकर क्या हम इतनी प्राथमिकता भी नहीं दिखा सकते कि सुप्रीम कोर्ट में एक इमीडिएट डेट मिले और हियरिंग की शुरू हो केस की? तो सवाल यहाँ विल की है, जुडिशियल विल की है। हर बार हम पॉलिटिकल विल की बात करते हैं। जुडिशरी जो सिस्टम है अगर वो चाहे, फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात तो जस्टिस वर्मा कमेटी ने भी कही, फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस गया तभी तो लोअर कोर्ट से अपर कोर्ट में आया केस। मगर सुप्रीम कोर्ट क्या अकाउंटेबिलिटी से पॉलिटिशियंस के लिए होगी, क्या सिर्फ मीडिया के लिए होगी? जुडिशरी क्या अकाउंटेबिलिटी कौन बिल्कुल संजना जी, और ऐसा केस जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया और हमारे देश के कानून तक को बदलने पर मजबूर कर दिया। और हम क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि निर्भया के क्रिमिनल्स जो हैं वो आराम से बैठकर इंतजार कर सकते हैं कि डेट आएगी तब देखा जाएगा, तो फिर कोई भी क्रिमिनल कुछ भी कर सकता है। हम दुनिया के सामने क्या एग्जाम्पल पेश कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा सवाल अपने आप में पैदा हो गया है। रजा मुराद जी, हम आपके पास आना चाहते हैं, हम आपसे जानना चाहते हैं, फिल्मों में काम करते हैं, खासतौर पर जब हम बात करते हैं अवेयरनेस की, जागृति की, जो खासतौर पर जो हमारे युवा, हमारी आने वाली पीढ़ी है, फिल्मों के माध्यम से आपको नहीं लगता कि एक फिल्में ऐसा माध्यम है जिससे बच्चे बहुत जल्दी कनेक्ट होते हैं, उसे फॉलो करते हैं, क्योंकि उनकी नज़र में वो एक असलियत होती है जो पर्दे पर चल रही होती है। आज का जो ऑडियंस है वो बहुत समझदार हो चुका है, वो सिर्फ मसाला फिल्में देखना पसंद नहीं करता, उसे ऐसी फिल्में देखना चाहता है जिसमें उसे एक मैसेज मिले, एक अच्छा मैसेज मिले, समाज में सुधरने का काम करे, और वो अपने बच्चों के साथ वो जाकर फिल्में देख सके और उसके दिमाग में ये बात कहीं ना कहीं हो कि हाँ, जो मैं ये फिल्में देख रहा हूँ इसका मेरे बच्चों पर अच्छा असर पड़ेगा और वो कुछ ना कुछ उससे सीखने का काम करेगा। यहीं दूसरी तरफ निर्भया केस होता है, इस तरीके के और भी केस हमारे समाज में हो रहे हैं, तो इस तरीके के लोग अभी भी समाज में खुलेआम घूम रहे हैं। इसके बारे में आप और फिल्म इंडस्ट्री किस तरीके से सोचती है, क्या कहना चाहिए? देखिए, विडंबना ये है कि जब फिल्मों में हम बलात्कार होते हुए दिखाते हैं, आखिर में हम ये भी दिखाते हैं कि जो बलात्कारी हैं उनका बहुत बुरा अंजाम होता है। दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि बात सिर्फ फिल्मों की हद तक नहीं होती है, बात ये होती है कि अंग्रेजी में कहावत है कि द चैरिटी बिगिंस विद होम। घर में आपको क्या संस्कार दिए जाते हैं, घर में शुरू से आपको घुट्टी में क्या बातें सिखाई जाती हैं कि जो पड़ोस की बच्चियां हैं वो आपकी बहनों की तरह हैं। अगर आपकी बहन पर कुछ ऐसा बीते तो आपको क्या महसूस होगा? ये बातें घर से शुरू होनी चाहिए। सबसे पहला जो इंस्टीट्यूशन होता है वो घर होता है, उसके बाद आपका स्कूल होता है। ये चीजें हमें बचपन से सिखानी चाहिए, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, कि पड़ोस की जो बच्ची है वो आपकी बहन की तरह है। और उसके अलावा एक मॉरल, एक संस्कार जो घर से मिलता है वो आदमी की घुट्टी में आ जाता है, वो आखिर तक रहता है। आज जहां भी हम जाते हैं बच्चे हमारे पैर छूते हैं, हमें बड़ा अच्छा लगता है। ये संस्कार घर से दिए गए। घर में बच्चों को कहते हैं कि कोई बड़ा है तो जय हो कहिए, नमस्ते करो, उनके पैर छुओ। ये संस्कार तो अपना लिए जाते हैं।
घर में ये भी सिखाना चाहिए। बिल्कुल, समाज में रहने के कुछ नियम होते हैं, कुछ कायदे होते हैं, कुछ कानून होते हैं। समाज हमारे एक बड़े परिवार की तरह होता है जिसके बीच में हम रहते हैं, और उन कायदे कानूनों को फॉलो करना, उस समाज को, अपने आप को समाज का एक हिस्सा मानना, ये अपने आप में बहुत ज़रूरी है। जिस दिन हम ये समझ जाएंगे, मेरे हिसाब से इस तरीके की घिनौनी हरकतें होना बंद हो जाएंगी। आइए हम चलते हैं और ग्राफिक्स के जरिए ये समझने की कोशिश करते हैं कि पिछले कुछ सालों में कितनी महिलाओं के साथ इस तरीके की घिनौनी हरकतें हुई हैं। लगातार बढ़ रहे हैं रेप के मामले, हर 14 मिनट में होता है रेप। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक 2012 में भारत में बलात्कार के 24,923 मामले, 2013 में बलात्कार के मामले बढ़कर 33,707 हो गए। 2014 में बलात्कार के मामलों की संख्या 35,000 से ज्यादा। 2015 में रेप के कुल 36,975 मामले। रेप के सबसे ज्यादा मामले मध्य प्रदेश में। रेप के मामलों में दूसरे नंबर पर राजस्थान। रेप के मामलों में तीसरे नंबर पर दिल्ली। अब हम चलते हैं, हमारे साथ यहाँ पर कुछ विद्यार्थी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो इस तरह के माहौल में कैसा महसूस करते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सर, मैं कहीं भी जाती हूँ मुझे बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील होता है। मुझे नहीं लगता है कि लड़कियाँ सेफ़ हैं। मैं कहीं कॉलेज जाती हूँ या ऑफिस जा रही हूँ, कुछ भी काम से मैं घर से निकलती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि लोग देख रहे हैं। मतलब सबकी नज़रें, लोगों की नज़रें ऐसी होती हैं कि लोग गंदी नज़र से लोग देखते हैं। तो मुझे बिल्कुल नहीं सेफ़ फील होता है कि मैं सेफ़ हूँ कहीं भी। तो सर, मैं यही कहना चाहती हूँ कि पुलिस को और सख्त होने की ज़रूरत है ताकि लड़कियाँ हर जगह सेफ फील कर सकें अपने आप को, वो डरे ना। होता क्या है कि लड़कियों के अंदर एक डर रहता है कि हम निकलेंगे तो शायद कुछ हमारे साथ कुछ गलत ना हो जाए। तो सर, बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो पुलिस है या कानून व्यवस्था है उसको और सख्त होने की ज़रूरत है ताकि लड़कियाँ अपना कॉन्फिडेंस लेवल उनका बढ़ सके और वो अपने आप को सेफ, हर जगह सेफ माने। सिंह साहब कुछ कहना चाहेंगे? कटिंग एज जो है पुलिस का, जैसे एक वक्त का कटिंग एज है सिपाही, कांस्टेबल। आज की डेट में आपको ये सुन के हैरानी होगी कि मोर देन 30% ऑफ द पोस्ट आर लाइंग वेकेंट कांस्टेबल की। उसके अलावा जो हैं उनकी कहाँ लगते हैं ड्यूटी, ये आप देखिए। 12 घंटे 24 घंटे ड्यूटी करने के बाद भी उनको ड्यूटी का फिर देना पड़ता है, क्योंकि इतनी डाइवर्सिफाइड ड्यूटी हो गई है। जैसे उन्होंने कहा क्राइम इतना बढ़ गया है। फर्ज कर लीजिए आपका रिपब्लिक डे हुआ तो रिपब्लिक डे में हजारों की तादाद में हमको आदमी लगाने पड़े कि बम ब्लास्ट ना हो जाए, तो कहाँ लगे? वो पुलिस की सारी व्यवस्था सारी उस तरफ होगी। दूसरी बात, जहां तक पुलिस का रवैया है उसमें बदलाव अभी तक इतना ज्यादा नहीं आया जो आना चाहिए। यहाँ समीना जी कुछ कहना चाहते हैं। ये एक जनरलाइज सिचुएशन है जो इस बच्ची ने कही। इस लड़की के अलावा मुझे लगता है 99% महिलाएं, लड़कियां जब सड़कों पर निकलती हैं, पब्लिक स्पेसेस में निकलती हैं, तो उनको लगता है जो आंखें हैं, नज़रें हैं पुरुषों की, वो उनको गलत निगाह से देख रही हैं। और ये सिक्स सेंस होता है जो महिला को बता देता है। मुझे बात कंप्लीट कर लेने दीजिए। मगर मैं उन्हीं महिलाओं से कहना चाहती हूँ कि जब आप अपने बेटों को रेज करती हैं, जब आप उनको बड़ा करती हैं, तो उनको महिलाओं की इज्जत करनी सिखानी पड़ेगी हम महिलाओं को, क्योंकि हम अपने लड़कों को महिलाओं की इज्जत करना नहीं सिखा रहे हैं। इसी वजह से ये जो पुरुष बन रहे हैं, ये जो लड़के हैं, ये सड़कों पर जाकर माँ को छोड़कर या शायद अपनी बहन को छोड़कर हर महिला को गलत निगाह से देखते हैं। पुलिस अगर 100% भी एम्प्लॉय हो जाए तब भी वो हर पुरुष के पीछे जाकर नहीं खड़ी हो जाएगी कि भाई आप गंदी निगाह से मत देखो। ये जो इंटायर सिस्टम है, जो अभी रजा साहब ने कहा कि जो संस्कार है, संस्कार और शिक्षा, हम शिक्षा आप देखिए जो हमारी टेक्स्ट बुक्स हैं, क्या हम उसमें ये बता रहे हैं कि महिलाओं की इज्जत करना कितना इम्पोर्टेंट है? क्या आज की जो माएँ हैं जो टीवी सीरियल्स में, सोशल नेटवर्किंग साइट्स में, अपनी किटी पार्टीज में, अपने में भी खेत खलिहानों में जो इतनी व्यस्त हैं, क्या उनके पास इतना समय है? क्या वो कॉन्शियसली ये कर रही हैं कि अपने लड़कों को वो शिक्षा दें कि बेटा माँ के अलावा हर स्त्री को तुम्हें, भले वो तुम्हारी धर्म पत्नी क्यों ना हो, ये मतलब नहीं है कि धर्म पत्नी है तो तुम उसको मारना पीटना शुरू कर दो, उसकी इज्जत करना। और हर धर्म ये सिखाता है,
देश का हर धर्म ये सिखाता है। हम माएँ, हम महिलाएं कहीं फेल हो रहे हैं, हम जितने पिता हैं वो फेल हो गए हैं। हमें बजाय इसके कि हम पुलिस के ऊपर सारा दोषारोपण करें, सिस्टम पर सारा दोषारोपण करें, हमें अपने गिरेबानों में झांकना पड़ेगा। टीचर्स को अपने गिरेबानों में झांकना पड़ेगा कि अगर हम इंग्लिश, मैथ, साइंस पढ़ाने आते हैं, इसका मतलब नहीं कि हम सिलेबस कंप्लीट करें और चलते बने, हमें संस्कार भी साथ में देने पड़ेंगे। मैं एक छोटा सा सवाल मेरे दिमाग में यहाँ आया, मैं निर्भया जी के माता पिता से पूछना चाहूँगा, जब तक ये इंसिडेंट नहीं होता था और आपकी बेटी घर से बाहर जाती थी, कहीं आपके दिमाग में इस तरीके का कोई डर आता था कि इस तरीके की कुछ हरकत हो सकती है? देखिए, घटनाएं तो पहले भी होती थी, लेकिन ऐसे नहीं होती थी। डर तो हर वक्त रहता था, लेकिन जब भी मैं कुछ कहना चाहती थी, बेटी कहती थी कि मम्मी हम दिल्ली के राजधानी में रहते हैं, आप इतना क्यों डरते हो, हमारे पास इतनी पुलिस है, फोर्स है, ऐसा कुछ नहीं है। तो बच्ची के मन में तो कभी नहीं वो सोची होगी कि नहीं हमारे साथ ऐसा हो सकता है। लेकिन जहाँ तक संस्कार की बात है, तो घर में तो चलो माँ बाप को देना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अब हमको ये लगता है कि अब वो समय आ गया है कि जिस तरह से हमारे शिक्षा में हर चीज़ का महत्व है, मैथ है, साइंस है, बायोलॉजी है, इतिहास है, भूगोल है, तो अगर हम आने वाले पीढ़ी को सचेत करना चाहते हैं तो हम चाहते हैं कि शिक्षा में एक विषय ये इतिहास जुड़े कि नहीं, महिलाओं को कैसे इज्जत देनी चाहिए, उनके साथ कैसे रहना चाहिए, क्या व्यवहार करना चाहिए, तब हम अगले समय में अपनी अगली पीढ़ी को एक अच्छा माहौल देने का उम्मीद कर। बिल्कुल, बच्चों को यहाँ सिखाने की ज़रूरत है। हमारे साथ यहाँ पर एक महिला मौजूद है पंजाब से, जो अपनी आप बीती सुनाना चाहती हैं अपनी ज़बानी। आइए सुनते हैं आखिर उनके साथ क्या हुआ। मेरा नाम जगजीत कौर है, मैं पंजाब लुधियाना जिला गांव के रहने वाली हूँ, सियाड़ गांव की। मेरा अपराधी एक डीजीपी का लड़का आईजी है। मैं बलात्कार और पिटाई की पीड़ित हूँ, लेकिन जो मेरी घटना है वो 16 जून 2010 की है। मैं उस टाइम किसी लड़के को 40,000 रुपये दिए थे 2009 में। एग्रीमेंट पर पंजाब में परनोट बोलते हैं। 40,000 रुपये देकर उस लड़के ने बोला कि मुझे 40,000 रुपये चाहिए, मैंने गाड़ी लेनी है। तो मैं इंग्लैंड चली गई। 7 महीने बाद मैं जब इंग्लैंड से वापस आई, मैंने उस लड़के से आकर 40,000 रुपये वापस मांगे, तो लड़का बोला मैं नहीं वापस करूँगा, तुमने जो करना है कर लो। इनकार करने के बाद मैं उसकी कंप्लेंट लेकर SHO के पास गई। SHO बोला मैडम ये पैसे के देन लेन का मैटर है, इसको कोर्ट में जाओ, इसमें पुलिस दखलंदाजी नहीं होती। SHO ने इनकार करने के बाद मैं अपने गाँव के 70 साल के 4 बुजुर्ग को साथ लेकर गाड़ी में SSP ऑफिस चले गई। तो जब हम SSP ऑफिस में गए, SSP संगरूर जिले में, वहाँ SSP नौनिहाल लगा हुआ था, जो इस टाइम मेरा अपराधी है, जो IG पोस्ट पर पटियाले में है। संतरी ने बोला कि ऐसे करो मैडम, साहब ने मिलने के लिए मतलब कि मुझे भेजा है, तुम अकेली मिल सकती हो, जो तुम्हारे साथ जेंट्स है कोई भी एंट्री नहीं कर पाएगा। जो मेरे साथ जेंट्स थे उन्होंने चारों को वेटिंग रूम में बैठा दिया। मुझे मिलने के लिए उसके जो कैंपस रेजिडेंट था उसके अंदर भेज दिया। जब मैं अंदर गई तो पहले SSP ने बोला कि मैडम ये जो तेरी कंप्लेंट है तो वहाँ तुम DSP को नहीं मिली, SHO को नहीं मिली। मैंने बोला सर SHO को मिली थी। बोला कि ये क्या है, कौन सा मैटर है, तो कम कहाँ से आई हो, तो वातावरण के आधार पर विदेश की बातें करने लगा। ये बातें करने के बाद जे SSP ने जो कॉफ़ी पीने लगा, तो जिस चेयर में मैं बैठी थी वो उसकी बैक में मेरा गेट था। जब मैं वहाँ पर चेयर पर बैठी तो जो SSP कॉफ़ी पीता गोल गोल घूमने लगा। जो गोल गोल घूमने लगा तो उसने मेरी बैक में गेट खोलकर चेयर पर, मतलब गेट को, जिस गेट की मैंने एंट्री करी थी उसको अंदर से बंद किया। तो बंद करके चेयर पर बैठी को बैक साइड से मुझे पकड़ा, शरीर की हरकतें जी करनी शुरू करी। उसके फेस एक्सप्रेस से मुझे नहीं मालूम हुआ कि वो मेरे साथ क्या करना चाहता है, लेकिन उसकी हरकतें शरीर की इतनी बढ़ गई कि मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गई। तो मैं घबराई हुई सी। मैं एक गाँव के रहने वाली हूँ, बात ये भी नहीं है कि मैं एक किसान की बेटी हूँ, लेकिन मैं इतनी स्ट्रॉन्ग भी हूँ, मेरी हाइट भी इतनी है, लेकिन मैं उस टाइम कुछ भी नहीं कर पाई। इतना घबरा गई कि मैंने उससे चुपचाप छुड़ाने की कोशिश करी, लेकिन मैंने सोचा कि मेरे साथ मेरे गाँव के, मेरे मैके के जो मोदवार व्यक्ति आए हैं उनमें मेरी इंसल्ट हो जाएगी, तो इंसल्ट भी होएगी। तो अगर मैंने
चुपचाप उसे छुड़ाने की कोशिश करी। जब उसने छोड़ा ही नहीं तो मैंने शोर मचा दिया। मेरी दर्द भरी चीखे की आवाज़ सुनकर मैंने बोला अंकल आओ, अंकल बचाओ। तो मेरे साथ जो जेंट्स थे उनके कानों में मेरी आवाज़ गई। उन्होंने एंट्री करने की, अंदर आने की, मुझे बचाने की, छुड़ाने की कोशिश करी। तो जब उन्होंने मुझे छुड़ाने की कोशिश करी, अंदर आने की कोशिश करी, जो संतरी गेट कीपर था उसने भागकर पूरी पुलिस फोर्स को बता दिया कि साहब मैडम को पीट रहे हैं, मैडम बचाओ बचाओ का शोर मचा रही है। जो गाँव वासी हैं उनको बचाने की कोशिश में गेट की एंट्री कर रहे हैं। ये सुनकर पूरी पुलिस फोर्स ने मेरे साथ गए हुए चारों जेंट्सों को पकड़ा, उनकी इतनी पिटाई कर दी, उनके कपड़े उतार, उनके गात्रे उतार, उनके मतलब कल्ले कसेरे में छोड़कर उनको पूरे जूते पगड़ी उतार कर उनको रीड रूम में बंद कर दिया। जब उनको रीड रूम में बंद कर दिया, रूम के अंदर हमारे साथ बलात्कार हुआ। कुल मिलाकर यहाँ बात ये निकल के आती है कि इतने गंभीर आरोप होने के बावजूद आपको अभी तक न्याय नहीं मिला है। हमारे साथ मौजूद है प्रेजेंट सांसद जी हरविंदर सिंह खालसा जी। हरविंदर जी, हम ये जानना चाहते हैं ये महिला आपके पास कब आई थी और आपने किस तरीके से उनकी मदद करने की कोशिश करी? देखो, ये बेटी मेरे पास तो बहुत लेट आई थी, लेकिन मैंने इससे सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर इसका जुडिशियल एंगल से कोशिश की है इसकी हेल्प करने की। बट अनफॉर्चुनेटली पंजाब का माहौल इतना बिगड़ा हुआ है और पुलिस का जो सिस्टम है इतना गंदा हो गया है। मिलिट्री के टाइम पर पुलिस को बहुत अनब्राइटेड पावर्स थी और उसका रिजल्ट ये हुआ कि पुलिस वाले कोई भी क्राइम कर ले, रेप कर ले, बलात्कार जो मर्जी कर ले, nobody is here to pinpoint and to hold them responsible। कितनी शर्म की बात है, डीजीपी तक ये गई है, वहाँ हाईकोर्ट गई है, सब लोग मिल मिला के इसके खिलाफ ही गैंग अप होते रहे हैं। कितनी शर्म की बात है। व्हाट काइंड ऑफ सोसाइटी डू वी हैव? हमें तो शर्म आती है। नो वंडर लोग यहाँ से भाग रहे हैं इस मुल्क से अगर इस तरह की बातें होती रही। बिल्कुल खालसा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़ने के लिए और अपनी बात कहने के लिए। प्राइम न्यूज़ आपके इस कोशिश को सलाम करता है। बहुत अच्छी आपने कोशिश करी और इसकी बहुत ही जल्दी कुछ ना कुछ इसका रिजल्ट निकल के आएगा। आखिर में बात यही निकल के आती है कि हमारे समाज में कुछ बदलाव की यहाँ ज़रूरत है, कानून में कुछ बदलाव की ज़रूरत है, क्योंकि कानून कहीं ना कहीं हमारा देश का इतना स्लो है कि जब तक इंसाफ आने की बात होती है तो जिसे इंसाफ की उम्मीद होती है उसकी खुद की उम्मीद कहीं ना कहीं मर चुकी होती है। आखिर में मैं सब यहाँ हमारे जो मेहमान आए हैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ और एक बात यहाँ हमारे जो दर्शक देख रहे हैं उनसे कहना चाहता हूँ कि अगर आप या आपके किसी परिचित के साथ किसी भी तरह का कोई अन्याय हो रहा है या कोई प्रशासनिक अनदेखी या लापरवाही या कोई भ्रष्टाचार का शिकार है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है साधना प्राइम न्यूज़ B155 सेक्टर 63 नोएडा उत्तर प्रदेश। आप हमें फ़ोन भी कर सकते हैं 012040400015 या 40400020। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं zindagiprime@gmail.com। आखिर में अंत में मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ, प्राइम न्यूज़ का मकसद सिर्फ मुद्दों को, समस्याओं को उठाना नहीं है, बल्कि उन मुद्दों को, उन समस्याओं को उनके समाधान तक पहुंचाना है। ज़िंदगी की सापादापी में कभी भी किसी के साथ भी कुछ ऐसा घट जाता है जिसकी शायद हमने खुद भी कल्पना नहीं करी होती है, लेकिन अगर आप थोड़े से मुस्तैद हैं, थोड़े से सतर्क हैं तो आप उन दिक्कतों से समय रहते डट कर मुकाबला कर सकते हैं, क्योंकि ज़िंदगी जिंदा दिली का नाम है।